गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? फाइन, ओके। हम आज का जो अपना टॉपिक है वो हम पिछले टॉपिक से रिलेटिव है। पिछला जो टॉपिक था वो था कि कोशिका में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के दाब। जो कोशिका होती है उसमें कितने प्रकार के दाब उत्पन्न होते हैं जो कि जल से संबंधित होते हैं। ये हमारा टॉपिक है, आज हमारा पार्ट 7 है, ठीक है। हिंदी मीडियम की जो क्लास है उनके लिए कोशिका में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के जो दाब होते हैं, उन दाबों में से ये सभी दाब जो होते हैं ये जल से रिलेटिव होते हैं। कि जब किसी भी कोशिका के अंदर जल प्रवेश करता है तो जल के प्रवेश करने के पश्चात एक तो प्रवेश किसके कारण कर रहा है, वो दाब, ठीक है। जल कोशिका के अंदर प्रवेश कर रहा है, ये बात दो दाबों पर डिपेंड करती है। और वो दोनों दाब क्या होते हैं? एक तो होता है अपना पराशरण दाब, ठीक है, जो कि विरोध करता है उस चीज का कि जल के अणु कोशिका में न प्रवेश करें। और दूसरा जो दाब होता है वो होता है विसरण दाब, ठीक है। दूसरा क्या होता है? विसरण दाब। विसरण दाब के कारण ही जो है कोशिका में जल जो है वो प्रवेश करता है। क्योंकि विसरण दाब कब उत्पन्न होता है? विसरण दाब जब उत्पन्न होता है जब किसी भी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सब्सटेंस के, यानी कि किसी पदार्थ के जो अणु होते हैं, जब किसी क्षेत्र में उनकी सांद्रता अधिक हो जाती है तो वहां से वो कम सांद्रता की ओर गति करना शुरू करते हैं। और सेम टू इसी प्रक्रिया के माध्यम से जो जल के अणु होते हैं, यानी कि विलायक के जो अणु होते हैं, वो कोशिका के अंदर प्रवेश करना शुरू कर देते हैं। तो विसरण दाब के कारण कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं जल के अणु। जबकि कितने जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, जाने चाहिए या नहीं जाने चाहिए, इस चीज का विरोध कौन करता है? पराशरण दाब, ठीक है। इन दोनों में आज के लिए आपका जो क्वेश्चन है आप सभी मुझे सेंड करेंगे, नोट कर सकते हैं इस चीज को। और मैं चेक करूंगा कि जब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके पश्चात मैं आपको 3 क्वेश्चन दूंगा। उन तीनों क्वेश्चनों के आपको उसके नीचे आंसर लिखने हैं, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूँ, विसरण दाब आवश्यक होता है किसके लिए? कोशिका में जल के प्रवेश करने के लिए। जबकि पराशरण दाब वह दाब होता है जो कि कोशिका में जल जो प्रवेश कर रहा है उसका विरोध करता है, ठीक है। दोनों घटते बढ़ते हैं। शुद्ध जल का अगर हम विलायक की वो बात करें, दूसरा डिफरेंट इनके मत क्या होता है कि शुद्ध जो जल होता है उसका जो क्या है, पराशरण दाब जो होता है वो 0 होता है। शुद्ध जल का पराशरण दाब न्यूनतम भी लिख सकते हैं, जबकि उसी समय उसका विसरण दाब अधिकतम होता है। लेकिन जैसे जैसे हम क्या करते हैं कि जल के अंदर क्या मिलाते हैं, जल के अंदर विलय मिलाते हैं सोल्यूट का, ठीक है, मिलाना शुरू कर देते हैं, तो इन दोनों में अंतर आना शुरू हो जाता है। पराशरण दाब बढ़ना शुरू हो जाता है, विसरण दाब कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो आज का टॉपिक भी इसी पर डिपेंड करता है। कल तक हमने 2 चीजें पढ़ी थी, पराशरण दाब, विसरण दाब, और कोशिका भित्ति के कारण उत्पन्न दाब तथा कोशिका झिल्ली के कारण उत्पन्न दाब, ठीक है। तो इन्हें हम पढ़ चुके हैं। आज जो है हमारा टॉपिक जो है वो है विसरण दाब न्यूनता। आप नंबर 3 लिख सकते हैं इसके ऊपर, विसरण दाब न्यूनता। विसरण दाब न्यूनता जो होती है, डिफिजन प्रेशर जो डिफिशियंसी होती है, इसे हम डीपीडी कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म क्या होती है इसकी? डीपीडी। ये याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। ओपी, टीपी, डब्ल्यूपी। तो यहां पर आज क्या है? डीपीडी, विसरण दाब न्यूनता। देखिए अभी जो हमने बात बताई थी सेम टू सेम, जब शुद्ध विलायक का विसरण दाब जो होता है, कुछ टुकड़ों में अगर इसे बांट के पढ़ें तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे शुद्ध जल का विसरण दाब जो होता है वो कैसा होता है? बताइए, अभी बताया था। शुद्ध जल का विसरण दाब कैसा होता है? अधिकतम होता है, ठीक है, समझ गए। शुद्ध जो जल होता है उसका विसरण दाब अधिकतम होता है, लेकिन पराशरण दाब होता है न्यूनतम, कम होता है। अगर जल में विलय मिलाया जाए, क्या करते हैं अगर क्या मिला दें इसमें, अगर जल में विलय मिलाया जाए, ठीक है, जैसे जैसे इसके हम विलय मिलाते हैं तो बनने वाले विलयन का जो पराशरण दाब विसरण दाब होता है, तो विलयन बनेगा, इससे बनने वाले विलयन का विसरण दाब किसके मुकाबले?
शुद्ध जल के मुकाबले की शुद्ध जल की तुलना में, ऐसे करो, शुद्ध जल की तुलना में कैसा होता है, कम होता हुआ चला जाता है। ठीक है, कम होता है, क्योंकि अभी बताया था आपको कि शुद्ध जल का विषण दाब अधिकतम है, लेकिन जैसे जैसे हम क्या मिलाएंगे उसमें विलय मिलाते चले जाएंगे तो क्या होगा कि विलयन का जो विषण दाब है, बनने वाला विलयन है भाई, विलय मिलाएंगे किसी भी विलायक में तो विलयन बनेगा, तो विलयन का जो विषण दाब है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम होता हुआ चला जाता है। ठीक है, विलय जितना अधिक होगा विषण दाब उसी अनुसार कम होता हुआ चला जाएगा। विलय जितना आप ज्यादा मिलाते जाएंगे वैसे वैसे क्या है, विषण दाब जो होता है वो कम होता हुआ चला जाता है। और एक समय ऐसा आता है, इस प्रकार शुद्ध विलायक जो जल होता है जितनी भी कमी होती है, इस प्रकार क्या लिख सकते हैं हम, जैसे जैसे और मिलाएंगे वैसे वैसे और कम होता हुआ चला जाएगा। क्या कह सकते हैं, इस प्रकार जल की तुलना में, या शुद्ध विलायक की भी लिख सकते हैं, इस प्रकार जल की तुलना में विलयन के विषण दाब में, ध्यान देना इसे, विलयन के विषण दाब में जितनी कमी होती है, जितनी क्या होती है, कमी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे विषण दाब न्यूनता कहते हैं। यानी कि क्या कहते हैं उसे हम, विषण दाब न्यूनता। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, डीपीडी कहते हैं। ध्यान आ रहा होगा आपको बिल्कुल। ठीक है, जो चीजें हमने बताई है उनको फोकस कीजिए, उनकी तुलना कीजिए, बड़ा आसान हो जाता है। जैसे क्या कहा गया कि आपके पास शुद्ध जल है, शुद्ध जल की तुलना में दो दाब यहाँ पर एक दूसरे को कंपेयर कर रहे हैं। क्या कि शुद्ध जल का विषण दाब जो होता है वो होता है अधिकतम। जैसे जैसे उसमें विलय मिलाते जाते हैं तो बनने वाले जो विलयन होता है उसका विषण दाब में क्या आती चली जाती है, कमी आती चली जाती है। और ज्यादा विलय मिलाते हैं तो और ज्यादा कमी आ जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जल की तुलना में विलयन के विषण दाब में जितनी कमी होती है शुद्ध जल की तुलना में, ठीक है, या विलायक की तुलना में विलयन के विषण दाब में जितनी कमी होती है उस कमी को हम क्या कहते हैं, विषण दाब न्यूनता यानी कि डीपीडी कहते हैं। ओके, ये डीपीडी जो है ये इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके पश्चात इसी से रिलेटिव एक चीज और ध्यान रखना जो कि मैं बार बार बता भी रहा हूं आपको, वो क्या है, वो ये है कि जैसे जैसे विषण दाब में कमी आती है, ठीक है, आगे क्या लिख सकते हैं, यहां जैसे जैसे विषण दाब को शॉर्ट लिख सकता हूं, विषण दाब को क्या कहते हैं हम, डीपी कहते हैं। ठीक है, डिफ्यूजन प्रेशर, यहां जैसे जैसे डीपी में कमी आती है वैसे ही क्या बढ़ता है, पराशण दाब बढ़ता जाता है। ठीक है, क्योंकि पराशण दाब किस पर डिपेंड करता है, पराशण दाब इस बात पर डिपेंड करता है कि किसी भी शुद्ध विलायक में या जल के अंदर आप विलय कितना मिला रहे हैं, तो विलय के आधार पर, ठीक है, पराशण दाब को परिभाषित किया था हमने कि जो विलयन में जो विलय के अणु होते हैं उनकी संख्या जो होती है वो किसके समानुपाती होती है, ओपी के समानुपाती होती है। इस चीज को हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर जैसे जैसे क्या होगी, डीपी यानी कि डिफ्यूजन प्रेशर यानी कि विषण दाब में जितनी कमी आएगी उसी इतना ही क्या चला जाएगा, जो बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है,
ओके, जैसे जैसे डीपी में कमी आ गई वैसे वैसे विसरण दाब बढ़ेगा। और आप जानते हैं कि विसरण दाब जो पराशरण जो दाब सॉरी जैसे जैसे विसरण दाब में कमी आती है, फिर से सुनना इस लाइन को, ठीक है, कि जैसे जैसे विसरण दाब में क्या आ रही है, कमी आ रही है, वैसे वैसे पराशरण दाब बढ़ रहा है या नहीं। तो पराशरण दाब जो होता है वो आप जानते हैं कि जब किसी भी शुद्ध जल का पराशरण दाब बढ़ता है, पराशरण दाब जो होता है वो क्या काम करता है, विलय में क्या जा रहा है, ठीक है, पराशरण दाब जो होता है वो रोकता है। अर्थात इस समय ये समझ लीजिए कि क्या हो रहा है कि जल के अणु जो होते हैं वो कोशिका में प्रवेश करने का विरोध ज्यादा हो रहा है, आप कह सकते हैं। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि डीपीडी जो होती है वो विलयन की, विलायक को अवशोषित करने की क्षमता का घोतक होती है। डीपीडी विलयन को, डीपीडी जो होती है वो जो विलयन है, विलयन की किसको, विलायक को, जितनी कमी होगी उतना ही विलायक ज्यादा अवशोषित होगा, ठीक है। डीपीडी विलयन की विलायक को अवशोषित करने की क्षमता होती है, ठीक है, जल को अवशोषित करने की क्षमता होती है, ठीक है। इस लाइन को आप याद रखेंगे। और एक सूत्र है जो कि इन तीनों में क्या करता है, इन तीनों के अंदर क्या करता है, एक सामंजस्य, एक संबंध स्थापित करता है। और वो सूत्र आप इसके नीचे लिख सकते हैं, वो क्या कहेंगे, वो होता है डीपीडी, इसी लाइन के नीचे इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, ठीक है। ये सूत्र आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा के लिहाज से भी इसको सिद्ध कराया जा सकता है कि किसी भी एक कोशिका के सापेक्ष, चाहे वो श्लथ कोशिका है या फिर स्फीति कोशिका है, इसके सापेक्ष आप डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि हाउ इट पॉसिबल, ये कैसे संभव है, ठीक है। तो आपके लिए भी क्वेश्चन है, थिंक अबाउट इट, सोचिए इसके बारे में कि डीपीडी कैसे ओपी और टीपी का अंतर होती है। ओपी क्या है, ओपी है पराशरण दाब, टीपी क्या है, टारगर प्रेशर यानी कि स्फीति दाब। इन दोनों का जो अंतर होता है वो हमारा डीपीडी होता है, ठीक है। अब इसी को लेकर हम इन दाबों में संबंध को समझाएंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो ये तो थे हमारे कुछ विशेष प्रकार के दाब। अगर दाबों को परिभाषित करने में आप सफल हो गए, यानी कि दाबों को आप भली प्रकार से क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, तो बड़ा आसान हो जाता है कि इनके मध्य में संबंधों को स्थापित करना, कि इनके आपस के जो संबंध है वो किस प्रकार के हैं। तो अब हम पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के जो दाब होते हैं। टॉपिक डाल लीजिए, विभिन्न दाबों में संबंध, ठीक है। जो दाब होते हैं इनमें आपस में क्या संबंध होते हैं, तो कुछ कोशिकाओं के आधार पर हम इसका जिक्र करेंगे, ठीक है। नंबर 1 क्या है, अगर हमारे पास श्लथ कोशिका है, ध्यान दीजिए, ठीक है, कैसी है, श्लथ कोशिका। अब श्लथ का मतलब आप जानते हो कि जो कि जीव द्रव कुंचित कोशिका होती है वो श्लथ कोशिका होती है। जीव द्रव कुंचित कोशिका होती है, जीव द्रव कुंचित कोशिका का मतलब जिस कोशिका का जीव द्रव जो है वो सिकुड़ चुका है, अर्थात उससे पानी बाहर निकल चुका है और इस समय वो कैसी है, बिल्कुल सिकुड़ी हुई है। तो ऐसी जो कोशिका होती है वो कैसी होती है, फ्लैसिड कोशिका होती है, यानी कि कैसी होती है, श्लथ कोशिका होती है, ठीक है। इस श्लथ कोशिका के आधार पर हम दाबों में संबंधों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए आपके पास कैसी है, एक श्लथ कोशिका है, जबकि श्लथ कोशिका में कोशिका भित्ति पर कोई दबाव नहीं होता, आप जानते हैं। जब श्लथ ही कोशिका है, अंदर पानी ही नहीं है, तो आप जानेंगे कि कोशिका भित्ति पर कोई दबाव नहीं होता है। तो क्या नोट कर सकते हैं, पवन पवन श्लथ कोशिका में कोशिका भित्ति पर कोई दबाव नहीं होता है,
ठीक है, स्लत कोशिका पर कोई दबाव नहीं होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि उसके अंदर पानी तो है ही नहीं, और हमेशा जल जब अंदर चला जाता है कोशिका कैसी हो जाती है, बिल्कुल अच्छी तरह से बिल्कुल फैल जाती है, तो स्फीति हो जाती है, तो उसी समय कोशिका पे भित्ति पर दबाव डालता है। तो इस स्थिति में क्या हो रहा है, स्लत कोशिका में कोशिका भित्ति पर कोई किसी तरह का दबाव नहीं होता है। पवन, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता है। ऐसी कोशिका में स्फीति दाब कैसा होता है, शून्य होता है। यहाँ स्फीति दाब को मैं शॉर्ट में लिख दूं, क्या लिखूं बताओ, स्फीति यानी कि टीपी, यहाँ टीपी कैसा होता है, शून्य होता है, कोई दाब ही नहीं है किसी तरह का, तो शून्य होगा ही है। इस समय कोशिका रस का पराशर दाब जो होता है, इस समय जो सेल सैप है कोशिका रस का पराशर दाब, ठीक है, यानी कि ओपी क्या होगा, किसके बराबर होगा, विसरण दाब न्यूनता यानी कि डीपीडी के बराबर होता है। ओपी डीपीडी के बराबर होता है। बड़ा आसान है इसे एक्सप्लेन करना। आप जानते हैं कि हमारे पास एक सूत्र है, और सूत्र क्या है, सूत्र है हमारे पास डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, ठीक है, ओपी माइनस टीपी। हमारे पास कोशिका कैसी है, स्लत कोशिका, और आप जानते हैं कि जब स्लत कोशिका होती है तो उसके अंदर जो टीपी होता है वो कैसा होता है, शून्य होता है। तो यहाँ पर सूत्र में रख के देखिए कि डीपीडी इक्वल टू, ठीक है, चूंकि टीपी इक्वल टू 0 शून्य है तो क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ दिखाई दे रहा है या नहीं, मैं एक मिनट देखता हूँ, कहीं लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा हो, दिख तो रहा है। टीपी क्या है, शून्य है, तो क्या हो जाएगा बताइए, डीपीडी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ओपी के बराबर हो जाएगा। यही हमने लिखा है। क्या लिखा है कि जब स्लत कोशिका में कोशिका भित्ति पर कोई दबाव नहीं होता तो टीपी जो होता है वो शून्य होता है। इस समय कोशिका रस का पराशर दाब यानी कि जो क्या है, ओपी जो होता है वो डीपीडी यानी कि विसरण दाब न्यूनता के कैसा होता है, बराबर होता है। सूत्र के अनुसार देख लीजिए। तो ये तो पहला संबंध हो गया जब हमने स्लत कोशिका ली, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे, इंपॉर्टेंट चीज है ये। अरे कौन कहाँ गया, कौन ओके। तो ये संबंध शायद आपको समझ में आ गया होगा, और इसे समझना भी जरूरी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इसके पश्चात हमारे पास दूसरी कंडीशन है, वो है स्फीति दाब पराशर दाब, और उसके अंदर अगर हम संबंध समझते हैं तो दूसरी स्थिति में क्या लिखते हैं कि यहाँ पर एक कंडीशन रख देते हैं कि जब हम किसी कोशिका को जल के अंदर क्या करते हैं, रखते हैं, ठीक है, जो हमारे पास कोशिका है, यदि कोशिका को जल में रखा जाए, ठीक है, तो जब आप इसके अंदर जल में इसे रखते हैं तो क्या होता है, या फिर ये कहें कि अल्प परासारी विलयन में रख सकते हैं आप इसे, ठीक है, अल्प परासारी विलयन भी आप रख सकते हैं। कोशिका के अंदर जल प्रवेश करना चाहिए, ठीक है, रखते हैं तो जल के अणु कोशिका में प्रवेश करते हैं तो क्या होगा, जल के अणु कोशिका में प्रवेश करते हैं, ठीक है, राइट। धीरे धीरे कोशिका के अंदर वो क्या करते चले जाएंगे, अंदर चले जाते हैं, जिसके कारण क्या होगा, टीपी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ये तो आप जानते हैं, जिससे टीपी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ओके, टीपी जो होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे
बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि जैसे जैसे कोशिका के अंदर जल प्रवेश कर रहा है, कोशिका के अंदर जैसे जैसे जल प्रवेश करेगा तो टीपी यानी कि टर्गर प्रेशर, स्फीति दाब जो है वो बढ़ेगा। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये होता है कि ये हमारी जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल जो होती है, इस सेल वॉल के ऊपर जो हमारी झिल्ली होती है ये क्या करती है, बाहर की ओर प्रेशर डालती है, और इसी प्रेशर को हम टीपी कहते हैं। तो जैसे जैसे पानी जाएगा ये बाहर की ओर प्रेशर डालेगी कोशिका भित्ति पर, ठीक है, और उसी दाब को हम क्या कहेंगे, टीपी यानी कि ट्रिगर प्रेशर कहेंगे। टीपी बढ़ता हुआ जा रहा है, कोशिका में जल प्रवेश कर रहा है, कोशिका रस की सांद्रता कम हो रही है लगता है, तथा कोशिका रस की सांद्रता कम होने लगती है, ठीक है। कोशिका रस की जो सांद्रता होती है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। कम होने का मतलब क्या है, और तो क्या होगा, कोशिका रस का पराशण दाब भी घटेगा। भाई विलय जो है, पराशण दाब तो इसी बात पर डिपेंड करता है कि ज्यादा विलय हो उसमें, तो क्या होगा, दूसरी स्थिति में कोशिका रस की सांद्रता कम होने लग गई, जिससे पराशण दाब किसका, कोशिका रस का, ठीक है, लिख सकते हैं आप इसे, जिससे कोशिका रस का पराशण दाब यानी कि ओपी क्या होगा, कम होने लगता है। पराशण दाब कम होने लगता है, ठीक है। पराशण दाब क्या होगा, धीरे धीरे घटना शुरू कर देगा। ओके, पराशण दाब घट रहा है, जब कोशिका विषण दाब न्यूनता में भी कमी आ जाएगी, क्योंकि डीपीडी ओपी के बराबर होता है, तथा डीपीडी में भी कमी आएगी, ठीक है। डीपीडी, क्योंकि डीपीडी जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो ओपी के बराबर रहता है हमेशा। डीपीडी क्या होता है, ओपी के हमेशा बराबर होता है, इसलिए ओपी अगर कम हो रहा है, विलय धीरे धीरे जल जा रहा है, ठीक है, टीपी तो बढ़ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, सांद्रता कम होने के कारण ओपी कम हो रहा है। ओपी कम हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, डीपीडी भी कम होने लगती है। और जब कोशिका पूर्ण रूप से स्फीत हो जाती है, जब कोशिका पूर्ण रूप से कैसी हो जाती है, स्फीत हो जाती है कंप्लीटली, ठीक है, पूर्ण रूप से जल इसके अंदर प्रवेश कर जाता है, तो पराशण दाब स्फीति दाब के बराबर हो जाता है, ठीक है। क्योंकि डीपीडी जो होता है वो यहाँ पर शून्य हो जाएगा, क्योंकि डीपीडी जो होता है वो जल की मांग होती है, ठीक है। जब कोशिका पूर्ण रूप से स्फीत हो जाती है तो पराशण दाब जो होता है वो क्या होगा, स्फीति दाब के बराबर हो जाता है। तो ओपी टीपी के बराबर हो जाता है, ठीक है। ओपी जो होता है वो टीपी के बराबर हो जाता है, राइट। ये दो चीजें आप अब सूत्र के अनुसार अगर हम देखते हैं तो सूत्र क्या लगेगा, सूत्र आपके पास क्या है, सपोज कीजिए आपके पास सूत्र है डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। माय डियर स्टूडेंट, जल कोशिका को आपने किस में रखा, जल के अंदर रखा। जैसे जैसे क्या होगा, देखिए जैसे जैसे आप इसके अंदर जल मिलाते जाएंगे कोशिका के अंदर क्या होगा, टीपी जो होता है वो क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा। स्फीति दाब धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर देता है। स्फीति दाब बढ़ता है तो उसके अंदर क्या होगा बताइए, स्फीति दाब जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे उसके अंदर जल जा रहा है। अगर जल जा रहा है तो इसका मतलब उसका पराशण दाब कम हो रहा है कोशिका रस का, और इसी के मुकाबले ओपी जो होता है वो क्या हो जाता है, कम होता हुआ चला जाता है, ठीक है। ओपी जैसे जैसे कम होगा और स्फीति कोशिका में क्या होगा, विषण दाब न्यूनता के कारण, यानी कि धीरे धीरे ओपी कम हो रहा है तो साथ में डीपीडी भी कम होगी, ठीक है। और एक समय ऐसा आएगा कि डीपीडी जो होती है वो बिल्कुल शून्य हो जाती है, ठीक है। डीपीडी कैसी हो गई, बिल्कुल शून्य हो जाती है। और डीपीडी जैसे ही शून्य होती है तो क्या होगा, इसकी जो मांग है वो कम हो जाएगी। कब स्थिति, ऐसी स्थिति में भाई इस समय ये हायर है, इन दोनों में से एक चीज आप देखते हैं कि कोशिका क्या है, इस समय पराशण दाब ज्यादा है, स्फीति दाब कम है।
लेकिन जैसे जैसे इसके अंदर जल प्रवेश कर रहा है वैसे वैसे इसका टीपी जो होता है वो तो बढ़ता जा रहा है, पराशर दाब कम होता जा रहा है। और एक समय ऐसा आता है कि एक स्थिति कैसी आ जाती है कि डीपीडी शून्य होने के कारण ओपी जो होता है वो किसके बराबर हो जाता है, टीपी के बराबर हो जाता है, जिसके कारण डीपीडी जो होती है वो क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। एक्चुअल में डीपीडी जो होती है वो क्या होती है, जल की कोशिका की जल की मांग होती है कि कोशिका जो होती है उसे जब तक जल चाहिए जब तक उसकी डीपीडी बनी रहेगी। जैसे ही डीपीडी कोशिका की शून्य हो गई वैसे ही क्या होगा, कोशिका पूर्ण रूप से स्फीत हो जाती है, टर्गिड हो जाती है। ओके, तो ये आपस में दो संबंध थे, एक हमने स्लत कोशिका से लिया और दूसरा जब हम कोशिका को जल के अंदर रखते हैं। गर्मी बहुत तेज है। ओके, तो इन्हें आप नोट कीजिए। देखो पसीने आ रहे हैं, हम आपके लिए काफी मेहनत कर रहे हैं, गर्मी में लाइट भी नहीं है, लेकिन उसके पश्चात भी आप मेहनत नहीं करते हैं, तो ये बहुत गलत बात है। तो आज के लिए इसके जो क्वेश्चन हैं वो मैं आपको, ठीक है, सेंड करूंगा सभी के व्हाट्सएप पे, तो जरूर उसे नोट करेंगे और उसमें इसी के जस्ट नीचे आप जरूर लिख के दिखाएंगे। ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।